ठीक है। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अब स्टार्ट करते हैं आज का। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हम बाइंड कर रहे हैं डाटा, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब कुछ हमने कर लिया। लेकिन अभी तक जो भी हमने किया, आपने देखा कि ये सब जो वो हो रहा है वो इस लिस्ट से हो रहा था। ये कोई डाटाबेस का डाटा तो है नहीं। एक लिस्ट में हम डाटा डाल रहे हैं, उसी में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या होता है कि डाटाबेस से काम होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डाटाबेस से कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग करते हैं। और जो ये कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसे बोलते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, इसे थोड़ा हटाते हैं। ठीक है। सर्वर इज नॉट अवेलेबल। चलो कोई नहीं, थोड़ा मैं एंटर डाल के नीचे लिखता हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पढ़ेंगे। ये क्या चीज है एंटिटी फ्रेमवर्क को फ्रेमवर्क कोर? कि जब तक आप लोग लिस्ट वगैरह से डाटा लेते हो, तब तक तो इट्स अ वेरी सिंपल लाइफ। कि लिस्ट तो क्या है, सी शार्प के अंदर ही है। तो जो सी शार्प के अंदर ही है, तो उसके लिए आपको कहीं से कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर का ही कोई सामान यूज कर रहे हो, तो आपको किसी बाहर वाले से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लिस्ट है वो तो उसके घर का ही आइटम है, तो उसे बाहर से कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात आती है बाहर से कोई सामान आपको लेना हो, किसी पड़ोसी के घर से कोई सामान लेना हो, तब आपको पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी और फिर सामान लेना पड़ेगा। तो वही खेल यहाँ पे भी है। अब हम किससे, पड़ोसी हमारा कौन है? सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर की क्वेरीज वगैरह मैंने बता दी हैं, इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट कैसे होती हैं। अब मुझे जो डाटा लेना है बहुत सिंपल है, सबसे पहले ये समझना बहुत सिंपल है। अब मुझे जो डाटा लेना है, ये लेना है सिक्वल सर्वर से। सिक्वल सर्वर में डाटा किस में पड़ा होता है? टेबल्स फॉर्म में पड़ा होता है। कैसे होता है टेबल्स फॉर्म में? जैसे एम्प्लॉय नाम की टेबल होगी, तो उसमें कुछ आईडी होगा, नेम होगा, सैलरी होगा, इस तरह से कॉलम होंगे, ऐसे वैल्यू पड़ी होंगी। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये एक लिस्ट ही तो हुई। आप कहोगे कहाँ हुई लिस्ट? दिखाते हैं। तो ये देखो, रिपोजिटरी पैटर्न में, ये देखो लिस्ट में भी तो यही चीज डालते हैं हम, आईडी, नेम, सिटी। ये एक रिकॉर्ड हो गया। दूसरा रिकॉर्ड डाल देंगे तो दूसरा डाटा हो गया। तीसरा डाल देंगे तो तीसरा रिकॉर्ड हो जाएगा। वैसे ही डाटाबेस में होता है। एक रिकॉर्ड डाल दो, दो रिकॉर्ड डाल दो, या फिर तीन रिकॉर्ड डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डाटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड डाल सकते हो। राइट। अब ये बात भी सही है, डाटाबेस में आप मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड डाल दिया। और फ्रंट एंड में आपकी एप्लीकेशन है। फ्रंट एंड में क्या है? विजुअल स्टूडियो। डाटाबेस में क्या है? सिक्वल सर्वर। अब विजुअल स्टूडियो एक अलग एप्लीकेशन है और सिक्वल सर्वर एक अलग एप्लीकेशन है। अगर मैं इसे पेंट में दिखाऊं तो क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई विजुअल स्टूडियो ये है, सिक्वल सर्वर ये है। ये अलग है और ये अलग है। तो दोनों आपस में बात कैसे करें? कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि दोनों आपस में बात कर सकें। तो सबसे पहले तो एक कनेक्शन होगा कि भाई मैं एक कनेक्शन बनाऊंगा। इस कनेक्शन के थ्रू मैं बताऊंगा कि, क्योंकि डाटाबेस तो हजारों हो सकते हैं ना, सिक्वल सर्वर हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, क्या क्या डाटाबेस नहीं हो सकता। तो इस कनेक्शन में ये क्या चीज है? ये कनेक्शन होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरे डाटाबेस का नाम क्या है, कौन से सर्वर पे मेरा डाटाबेस है, ये सब इंफॉर्मेशन मैं उस कनेक्शन में बताऊंगा। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर दो एप्लीकेशन अलग अलग हैं, तो भाई एक कोई कनेक्शन होना चाहिए विच टेल्स विच डाटाबेस टू कनेक्ट। कि कौन सा डाटाबेस कनेक्ट करूं। वरना पता कैसे चलेगा कि कौन सा डाटाबेस कनेक्ट करना है? क्योंकि अगर सिक्वल सर्वर में देखो तो हजारों डाटाबेस होते हैं ना, आप कितने भी डाटाबेस बना सकते हो।
इसे कैसे पता चलेगा कि आईटी एक्सपर्ट्स वाला कोई कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कनेक्शन देना पड़ता है हमें। चलो, बेसिक चीज क्या है, कनेक्शन भी दे दिया। अब कुछ कोड मुझे, ये है विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे लिख देता हूं। और ये है सीक्वल सर्वर। अब विजुअल स्टूडियो में तो हम C# का कोड लिखते हैं, और सीक्वल सर्वर में सीक्वल क्वेरी लिखते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं, सीक्वल क्वेरी। ये अलग लैंग्वेज है सीक्वल क्वेरी की, सीक्वल, और C# अलग लैंग्वेज है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है कि मैं C# में कोड लिखूं, इस कनेक्शन का यूज करूं, और यहां पे जो जाए तो वो सीक्वल सर्वर में कन्वर्ट हो जाए, सीक्वल सर्वर की क्वेरी में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे C# का कोड सीक्वल सर्वर में कैसे काम करेगा? कि अगर मैं सीक्वल सर्वर में करूँ सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, तो C# में तो काम करेगा नहीं है। तो कोई ना कोई एक ऐसा जरिया चाहिए जो C# का कोड ले, काम करे, एग्जीक्यूशन कर लेके जाए सीक्वल सर्वर में, वहां पे एग्जीक्यूट करे और रिजल्ट दे दे, या फिर अपडेट करना हो तो अपडेट कर दे, जो भी करना हो कर दे, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा बीच में जरिया होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, राइट? तो वो जो जरिया है ना, वो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका दे रखा है डॉटनेट ने, C# ने, एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क, ये एक तरीका दे रखा है। इसने कहा है भाई, ये जो लैंग्वेज कन्वर्ट करना, ये सब बवाल आप मत पालो, ये मैं कर दूंगा। एक आप, मैंने डॉटनेट ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, कि हम प्रोजेक्ट बना देंगे, हम करेंगे कन्वर्ट कन्वर्ट, आप बता दो बस कि कौन सी डाटाबेस में डाटा डालना है, कौन सी टेबल है, ये सब बता दो आप। तो हमारे बल्ले बल्ले हो गए। पहले क्या था, पहले ये जब एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं था, तो ये सारा कोड हमें लिखना पड़ता था। एक पूरा कोड लिखते कि भाई ये ले, ये कन्वर्ट कर, वो कन्वर्ट कर, ये बहुत सारा बड़ा कोड हो जाता था। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क जब से आया, तो इन्होंने कहा भाई ये सब तो हर एप्लीकेशन में होता है ना, कन्वर्ट करना, ले जाना, इंसर्ट करना, अपडेट करना। तो एक काम करता हूं, मैं करूंगा ये सारा काम, तुम टेंशन मत पालो। तो C# क्या करेगा, अपना मॉडल बनाएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क को देगा, और एंटिटी फ्रेमवर्क सारा काम कर देगा हमारे लिए। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बस मुझे बताना है कि क्या ऑपरेशन करना है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क, कोई पूछेगा कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है। किस चीज का फ्रेमवर्क है? विच हेल्प C# कोड टू कनेक्ट टू द SQL सर्वर एंड परफॉर्म डाटाबेस रिलेटेड क्वेरीज। क्लियर? यस क्लियर। अब जब डॉटनेट था, तो उसका नाम था एंटिटी फ्रेमवर्क, और जब डॉटनेट कोर आ गया, तो नाम क्या हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। कोई पूछेगा एंटिटी फ्रेमवर्क और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में क्या डिफरेंस है? तो भाई जब डॉटनेट था तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर था, एंटिटी फ्रेमवर्क था। और जब डॉटनेट कोर आ गया, तो इसका भी कोई एक नया वर्जन आया जो एंटिटी फ्रेमवर्क का, उसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बोला गया। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिख देंगे, सारे एक एक करके स्टेप लिख देंगे, क्या क्या स्टेप हम कर रहे हैं, अब इंप्लीमेंट करेंगे और डाटाबेस में बनाएंगे। अच्छा, इससे पहले एक और थ्योरी है। एंटिटी फ्रेमवर्क में ना दो अप्रोच होती है। एक अप्रोच को बोलते हैं डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच, एक अप्रोच को बोलते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी डाटाबेस बना हुआ है। मान लो कोई कंपनी आई आपसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसने कहा मेरे पास ऑलरेडी डाटाबेस है, मेरी कंपनी में ये 100 एम्प्लॉई हैं, आप मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो। तो जब डाटाबेस ऑलरेडी बना हुआ हो और आपको सिर्फ एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। कि मतलब डाटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, उसी चीज को उठा उठा के, देख देख के उसी का मॉडल बनाना है, ये सब करना है। लेकिन जो ऐसी कंपनी जो कहती शुरुआत में ही आपके पास आ गई, उन्होंने कहा भाई आपको हमारे लिए सब कुछ बनाना है, डाटाबेस भी, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, सब कुछ।
तो ऐसे सिनेरियो में जहां पे कोई डाटाबेस है ही नहीं, वहां पे कोड फर्स्ट अप्रोच होती है। तो वहां पे सब कुछ आप C# में कोड लिखोगे, इन C# एंड क्रिएट डाटाबेस फ्रॉम C#। C# से ही आप डाटाबेस क्रिएट करोगे, सब कुछ C# से ही कर दोगे। और यहाँ पे क्या था, डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच में, डाटाबेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ऑलरेडी बना हुआ था। यू नीड टू क्रिएट मॉडल्स एंड अदर C# कोड बेस्ड ऑन दैट डाटाबेस टेबल, डाटाबेस स्ट्रक्चर। कि यहाँ पे पहले ही डाटाबेस बना हुआ था, यहाँ पे भाई पहले कुछ नहीं बना, आपको सब कुछ C# से ही करना है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो कोड फर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब कोई कोड फर्स्ट कर लोगे तो डाटाबेस फर्स्ट इज इजियर देन कोड फर्स्ट, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं बना ना, सब कुछ आप बना ही रहे हो। इसमें तो बना हुआ है, उसके ऊपर बनाओगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोड फर्स्ट, कि सब कुछ हम C# से ही बनाएंगे। क्लियर? दोनों में डिफरेंस पूछेंगे तो बता दोगे? Yes. ठीक है, उसमें डाटाबेस बना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं बना, आपको C# से कोड लिखना है और डाटाबेस वगैरह सब C# से बनाना है। इसमें डाटाबेस बना हुआ है, जैसे डाटाबेस बना हुआ है उसमें 3-4 टेबल बनी हुई है, उसको देख देख के आपको मॉडल बनाना है। इसमें कुछ नहीं बना। ठीक है भाई, आप करते हैं अपना काम स्टार्ट। हम बना रहे हैं कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करके अपना बना रहे हैं काम। पहला स्टेप क्या है, क्रिएट योर मॉडल। उसमें भी पहला, जब लिस्ट से काम कर रहे थे तो भी पहला स्टेप क्या था, क्रिएट योर मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या हम दोबारा बनाएंगे? आंसर है नहीं भाई, हमें तो बस क्या करना है, लिस्ट वाले को हटा के अब डाटाबेस यूज करना है। तो मॉडल क्लास हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, ये देखो, मॉडल क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। तो हमें मॉडल क्लास अब दोबारा से नहीं बनानी, हमें इसी क्लास का सारा पहले लिस्ट से लेके आ रहे थे, अब डाटाबेस से लेके आएंगे। बस मैंने एक ये डाटा एनोटेशन लगा दिया, और मैंने बता दिया जो आईडी है ना, ये की है, की का मतलब ये प्राइमरी की बन जाएगी, कि जब मैं कोड चलाऊंगा अभी आगे, तो ये आईडी को मैंने बता दिया कि भाई ये है मेरी प्राइमरी की, किसी और को मत मानियो। तो उसके लिए डाटा एनोटेशन यूज होता है। ये इस तरह से आप लिख दो, इस नेम स्पेस के अंदर ये की नाम की प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने बता दिया कि जो मेरा आईडी कॉलम है ये प्राइमरी की बनेगी, किसी और को मत बनाइयो। क्लियर? क्लियर दीपक? Clear है, clear ठीक है, है. अब हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया, बहुत सिंपल स्टेप है इसमें। सेकंड स्टेप क्या है, आप एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए, क्योंकि हम एंटिटी फ्रेमवर्क में सारा काम हमारे लिए एंटिटी फ्रेमवर्क करेगा, तो कुछ स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है। तो ऐड, उस स्ट्रक्चर का पहला स्टेप क्या है, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। अभी बताऊंगा क्या होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया, क्योंकि हमें डाटा से रिलेटेड काम करना था, तो हमने एक फोल्डर बना लिया, ये रहा फोल्डर। अच्छा, इससे भी पहले एक स्टेप और है, ऐड रिलेटेड न्यूगेट पैकेज मैनेजर, न्यूगेट पैकेजेस, कि अब मैं एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करूंगा, तो मुझे कुछ पैकेज ऐड करने पड़ेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखे हैं, लेकिन वो डिफॉल्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट ऐड नहीं करके भेजता। वो कहता है जब आपको जरूरत, क्योंकि जो सबको जरूरत थोड़ी ना कि सबको एंटिटी फ्रेमवर्क यूज ही करना हो, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। तो इस माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, कह रहा है मैंने बना तो दिया है, लेकिन अगर तुझे यूज करना है तो पैकेज ऐड कर लियो, नहीं करना तो मत करियो। तो अब हमें करना था, तो हमें क्या करना है, पैकेज ऐड करना है। कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज न्यूगेट पैकेज, इसे बोलते हैं न्यूगेट पैकेजेस, ये इसका नाम है। तो इस पे क्लिक किया तो इस तरह की विंडो खुल जाएगी। इतने सारे देखो इंस्टॉल में, ये है ब्राउज, कि जो आपको इंस्टॉल करने हैं, खूब सारे पैकेजेस हैं, अलग अलग कंपनीज ने बना बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसको यूज करना है आप कर सकते हो। अभी ये आपके प्रोजेक्ट में नहीं है, पर किसी को भी क्लिक करो, इंस्टॉल करो, तो आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगे। अभी ऐड करके दिखाऊंगा। बाय डिफॉल्ट नहीं होते न्यूगेट पैकेजेस ऐड,
लेकिन आप चाहो तो किसी को यूज करना तो कर सकते हो। आपको कौन से ऐड करने हैं मैंने कर रखे हैं अभी, क्योंकि मैंने कहा ऐड करने में टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने पहले कर रखे हैं ऐड। ये सारे ऐड करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। क्यों? क्योंकि हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे तो काम कर रहे हैं। तो जब क्लिक करोगे, अभी अनइंस्टॉल आ रहा है, जब आप करोगे तो इंस्टॉल का बटन आएगा। अनइंस्टॉल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। तो इंस्टॉल का बटन आएगा, वो वर्जन पूछेगा कौन सा वर्जन करूं, तो जो सबसे लेटेस्ट होगा वाला वर्जन कर लेना। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। वो पूछेगा, चलो इसे अनइंस्टॉल करता हूँ, दोबारा से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब अनइंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल्ड वाले से गायब हो जाएगा। इंस्टॉल्ड का मतलब है जो जो से इंस्टॉल्ड है वही दिखेंगे यहाँ पे। तभी मैंने गायब कर दिया। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे दोबारा से ब्राउज करने, ढूंढने। मैंने लिखा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, दो आएंगे, याद रखना। एक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आएगा और एक आएगा एंटिटी फ्रेमवर्क खाली। एक आएगा एंटिटी फ्रेमवर्क और एक आएगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। आपको कोर वाला करना है। क्यों? क्योंकि हम लेटेस्ट डॉटनेट पढ़ रहे हैं, इसमें कोर वाला यूज होगा। एंटिटी फ्रेमवर्क अगर पुराना डॉटनेट करते तो ये वाला यूज होता। तो एंटिटी फ्रेमवर्क ये बोल रहा है कौन सा वर्जन करोगे, जो स्टेबल है वो तो ये वाला वर्जन है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ भाई यही वाला कर दे। वो बोलेगा कि भाई करूंगा, कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, पक्का कर दूं? मैं कह रहा हूँ हाँ पक्का कर दे। कहेगा फिर थोड़ा सा लाइसेंस है, इसे एक्सेप्ट कर। मैं कह रहा हूँ कर ले रहा हूँ एक्सेप्ट। आपको भी ऐसे इंस्टॉल करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, हो जाएगा इंस्टॉल। देखो जब इंस्टॉल हो जाएगा कैसे पता चलेगा, आप अपने इंस्टॉल्ड वाले इस लिस्ट में आना, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो आ गया। क्लियर? कर लोगे इंस्टॉल? यस सर। ठीक है। ऐसे ही तीन करने, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, सिक्वल सर्वर एंड और ये, इसको मैं आपको लिख देता हूं। यही नाम डालोगे तो हो जाएगा। पहला ये है। दूसरा क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर क्यों? क्योंकि हम सिक्वल सर्वर डाटाबेस यूज कर रहे हैं। अगर ओरेकल करते तो ओरेकल वाला करते। तीसरा क्या करना है हमें, टूल्स, कि कुछ इसके टूल्स भी यूज करना हो हमें, तो उसके लिए टूल्स भी यूज होता है। टूल्स ये तीनों आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे ही इंस्टॉल करोगे, डिपेंडेंसीज में आके चेक कर सकते हो। ये देखो पैकेजेस आ रहा है यहाँ पे। पैकेजेस में बता रहा है कि भाई ये आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, सिक्वल सर्वर टूल्स। और ये पहले किया हुआ था हमने, आपके में ये ऑलरेडी होगा, ये पहले किया था हमने। डिजाइन ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो HTML डिजाइन वगैरह ऑटोमेटिकली हमारे लिए बना देता है, वो इसकी हेल्प से बनाता है। ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। अब सब कुछ इंस्टॉल हो गया, तो तीसरा स्टेप है कि हमें एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू काम करवाना है, तो एक क्लास बनानी पड़ेगी। ऐप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन मैंने ऐप DB कॉन्टेक्स्ट क्लास रखा हुआ है। इसका काम क्या है, यही क्लास बेसिकली एक रिलेशन बनाएगी, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को बताएगी कि हमारे कौन कौन से मॉडल हैं, कौन कौन सी टेबल आपको बनाना है। क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क को बताना तो पड़ेगा, तभी तो वो बनाएगी ना। तो यही क्लास वो काम करेगी। मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है ताकि मैं टाइम वेस्ट ना करूं। मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम रखा डाटा, क्योंकि ये डाटा से रिलेटेड है, क्योंकि यही काम सिक्वल सर्वर से इंटरेक्शन करेगी, तो उसका नाम डाटा है। एक क्लास ऐड की, उसका नाम रख दिया ऐप DB कॉन्टेक्स्ट। कोई भी नाम रख सकते हो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन मुझे ऐप DB कॉन्टेक्स्ट नाम सही लगा कि भाई ये मेरी एप्लीकेशन का DB कॉन्टेक्स्ट क्लास है। इसने को इनहेरिट करना पड़ेगा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से। ये कहोगे DB कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की क्लास है। ये कहती है कि मुझे इसी क्लास को इनहेरिट करके बताओ कौन कौन से मॉडल हैं, आपको कौन कौन सी टेबल बनाऊं मैं। तो मैंने इनहेरिट कर लिया। एक ये स्टेप देख लेना कि इसी तरह से आपको लिखना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है और DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन डालना है
और बेस में ऑप्शन। अभी फिलहाल के लिए याद कर लेना कि ऐसे ही कंस्ट्रक्टर बना देना है उसका। और उसके बाद फिलहाल के लिए इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये बाद में बताऊंगा। उसके बाद का काम क्या है आपका, सिर्फ एक ये बना दो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किस चीज की है, डीबी सेट, मतलब डाटा, डीबी सेट का मतलब होता है डाटाबेस सेट। ये डाटाबेस के पे जाके टेबल बनाएगी। किसकी टेबल बनाएगी, एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाएगी। एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय क्या है, मॉडल है आपका, जिस नाम का मॉडल होगा उसी नाम का टेबल बनाएगी। एम्प्लॉय नाम का आपको बनाना है, तो आपने ऐप डीबी कॉन्टेस्ट में लिख दिया कि एम्प्लॉय के लिए टेबल बना, और टेबल का नाम क्या होगा, एम्प्लॉइज। क्यों, क्योंकि एक एम्प्लॉय थोड़ा ना सेव करना है, बहुत सारे एम्प्लॉय सेव करने हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी का नाम दोगे वो उस टेबल का नाम बन जाएगा। क्लियर। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐप कॉन्टेक्स्ट को, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को बता रहे हो कि भाई ये मॉडल है मेरे, तेरे को डाटाबेस में ये बनाना है। तो क्या करना है, ये थोड़ा सा इसका सिंटेक्स है कि आप अब एक क्लास बनाओ, उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करो, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ये और लाइन लिख दो, ऑप्शन और बेस ऑप्शन। उसके बाद जो जो मॉडल है उसकी प्रॉपर्टी बना दो एज अ डीबी सेट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय क्यों बनाया, क्योंकि एम्प्लॉय मॉडल है, अगर कल को स्टूडेंट मॉडल होता तो स्टूडेंट मॉडल बना, स्टूडेंट का बनाता डीबी सेट ऑफ स्टूडेंट। और फिर जो भी टेबल बनवानी बनानी है, नाम रखना है, उसका नाम लिख दो, प्रॉपर्टी का नाम। इसी नाम की टेबल बनेगी, अभी दिखाऊंगा बना के। क्लियर है, कोई डाउट। क्लियर है, वरना दोबारा सुन लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है, मतलब ये आपको करना ही करना है कि इंडेंटिटी फ्रेमवर्क को बताना है कि भाई इस नाम की टेबल बना, और वो जो स्ट्रक्चर होगा, जो एम्प्लॉय नाम का जो मॉडल है उसके जैसा स्ट्रक्चर होगा। ये काम खत्म। अब अगला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 4। वो क्या है, क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन भी तो बताएगा। कौन सी फाइल में, ये देखो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल दे रखी है, इसके अंदर जाके कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओ। तो इस तरह की कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, वही जो मैंने आपको बताया कि जिसमें हमें बताना पड़ता है कि मेरे SQL सर्वर का सर्वर नेम क्या है, डाटाबेस नेम क्या है, ये सब। तो मैंने एक कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी, और डिफॉल्ट डाटाबेस, मैंने बोला कि ये डिफॉल्ट डाटाबेस है मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ABCXYZ कुछ भी दे सकते हो। मैंने कहा मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नाम है वो ये है। और बनाते कैसे हैं, ये 3 इंफॉर्मेशन देनी होती है कम से कम। पहली इंफॉर्मेशन क्या दी कि सर्वर का नाम क्या है, तो मेरे सर्वर का नाम ये था। कैसे पता चलेगा आपको आपके सर्वर का नाम, जब आप कनेक्ट करते हो। अरे कहाँ रुक गया, ये अटक गया। थोड़ा स्लो हो गया, कोई नहीं, कनेक्ट हो जाने दो। बताता हूँ सर्वर का नाम कैसे देते हैं। एक काम करते हैं, बंद करके दोबारा खोलता हूँ। चलो अरे यार ये अटक गया है, इसे बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा, खोलते हैं। ठीक है, आप बना रहे हैं हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग। SQL सर्वर खुलेगा, खुल रहा है। बहुत आसान है, खाली स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स फॉलो कर लोगे सब आसान लगेगा। खुलने दो, आपका SQL सर्वर भी ऐसे ही खुलता है। ठीक है, खुल गया। मैं कह रहा हूँ कुछ रिकवर रिकवर मत कर भाई। अब देखो सर्वर नेम में जो भी आप कनेक्शन यहाँ पे लिखते हो वो देना है आपको। जब आप SQL सर्वर कनेक्ट करते हो तो जो भी यहाँ पे हो लिखते हो, आप लोकल, हो सकता है आप लोकल लिखते हो या डॉट लिखते हो, उसको कॉपी करना है। और यहाँ पे सर्वर नेम के सर्वर इक्वल टू ये लिख देना है, डाटाबेस। जिस भी नाम का आपको डाटाबेस बनाना है, क्योंकि अभी हम कोड फर्स्ट अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास डाटाबेस तो है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ मेरे डाटाबेस का नाम होगा IT एक्सपर्ट सैरा। और तीसरा ऑप्शन क्या देना है, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल टू ट्रू।
ये बता देना है कि भाई ये जो कनेक्शन बनाया है ना ये ट्रस्टेड है। ट्रस्टेड का मतलब कि भाई कनेक्ट कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए विंडो मना कर देता है, कहता है कहीं कोई तुम हैकिंग तो नहीं कर रहे। तो मैंने बता दिया नहीं भाई हैकिंग वगैरह नहीं कर रहा, ट्रस्टेड कनेक्शन, इसके ऊपर मुझे विश्वास है, कनेक्ट कर लियो मुझे। तो ये तीन इंफॉर्मेशन देनी होती है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने में। फिर क्या था स्टेप, ऐप सेटिंग में जाओ और एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना दो। इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है भाई, कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन गया। पांचवा स्टेप क्या है कि अब डॉट नेट को बताओ कि ये सब मैंने बनाया है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई मैंने, डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया, ये सब डॉट नेट को बताओ। एड मेन क्लास फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड कनेक्शन स्ट्रिंग। कैसे बताते हैं, इसके लिए डॉट नेट ने एक तरीका बता रखा है कि आप प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाओ और ये लाइन लिखो सबसे पहले। ये डॉट नेट ने बताया है क्या कर रहा है, देखो ध्यान से सुनो, पढ़ो क्या कर रहा है। बिल्डर डॉट सर्विस, बिल्डर क्या है, ये क्रिएट बिल्डर, ये प्रोग्राम डॉट सी एस में आता है। ये बेसिकली कोई भी चीज आपको डॉट नेट को बतानी होगी तो इसके थ्रू बताओगे। तो मैं कह रहा हूं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये बताने का तरीका है, ये समझ लो ये सिंटैक्स है खाली, कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को बता रहा हूँ कि मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल कौन सी है। तो जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे लिख दोगे। हमारी वाली फाइल का नाम ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपने कुछ और बनाई होगी, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट बनाई होगी तो एम्प्लॉय लिख दोगे। अब ब्रैकेट खोलोगे बंद करोगे, उसमें लिखोगे आइटम टेंस टू आइटम डॉट यूज सिक्वल सर्वर। बताना है माइक्रोसॉफ्ट को कि भाई मैं सिक्वल सर्वर यूज करूंगा, कोई दूसरा यूज नहीं करूंगा। और फिर सिक्वल सर्वर, अब वो माइक्रोसॉफ्ट कहेगा ठीक है सिक्वल सर्वर तो यूज करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या होगा। तो मैं बता रहा हूं बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट, कि भाई गेट कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग उठा। कहां से उठा, जिस भी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम डिफॉल्ट डाटाबेस है उसको उठा लियो। तो ये जाएगा ऑटोमेटिकली चेक करेगा ऐप सेटिंग के अंदर, और चेक करेगा किसी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम डिफॉल्ट डाटाबेस है तो हमने बना रखा है हाँ, तो वो इसकी वैल्यू को उठा लेगा। मान लो हो सकता है कल को आपने तीन कनेक्शन बना रखे हो, ऐसे भी बना सकते हो आप कनेक्शन टू, और यहाँ पे कोई वैल्यू दे दो टेस्ट वेस्ट ये फलाना ढिमकाना जो भी, कितने भी कनेक्शन बना सकते हो। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे बता दिया कि भाई डिफॉल्ट डाटाबेस वाले को उठाइयो और किसी को मत उठाइयो, तो वो यहाँ पे जाएगा और जो डिफॉल्ट डाटाबेस के आगे है उस कनेक्शन को उठा लेगा। तो इसका मतलब, अभी हटा देता हूँ ये, इसका मतलब जैसे ही प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में मैंने ये लाइन लिखी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट को बता दिया कि भाई मैं ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट जो मेरी क्लास है वो ये वाली क्लास है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये नाम लिख रहा हूँ। और बता दिया सिक्वल सर्वर यूज करियो, तीन चीज बताई है मैंने। एक बताया है कि ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी है, दूसरा बताया है सिक्वल सर्वर यूज करियो, और तीसरा बताया है कि सिक्वल सर्वर में इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करियो। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, और बाकी तो ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स तो आप एक बार लिखोगे समझ जाओगे। बट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तीन चीज बता रहे हैं। बता दी हमने, डॉट नेट को भी बता दी। कॉपी लगा देता हूँ जिससे, अब क्या करना है भाई छठे स्टेप में, अब कुछ नहीं करना, बनाओ बस डाटाबेस। स्टार्ट क्रिएटिंग माइग्रेशन यूजिंग, ठीक है। अब बन गया आपका, अब आपने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को भी बता दिया कि ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, डॉट नेट को भी बता दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग भी लिख दिया, सारा काम खत्म कर दिया आपने। अब आपको सीधा
बनाना शुरू करना है कि यहां से चलाओगे कोड और वो SQL सर्वर में अपने आप ही डाटाबेस बन जाएगा, क्योंकि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट को बता दी। कैसे बनेगा? उसके लिए पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करो। कैसे करोगे? टूल्स में जाओ, न्यूगेट पैकेज मैनेजर आ रहा है, यहाँ पे जाओ, ये पैकेज मैनेजर कंसोल यहाँ पे दिखेगा, इस पे क्लिक कर दो, आपका खुल जाएगा पैकेज मैनेजर कंसोल। कहाँ खुला? ये नीचे खुल गया, इसे खोलो, इसे बड़ा करो। खोल दिया आपने, अभी के लिए CLS क्लियर कर देता हूँ। खोलोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा आपके सामने। यहाँ पे चेक करो, आपके प्रोजेक्ट का नाम सही होना चाहिए, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है, क्योंकि यहाँ से कोड जनरेट होगा, तो आपको मेक श्योर कि प्रोजेक्ट का नाम आपके वाला ही आए, कोई और प्रोजेक्ट ना आए। आ गया? तो अब आपको कहना है, चल मेरे डॉटनेट भाई स्टार्ट कर बनाना। तो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं कि आपको डॉटनेट आपके लिए कोड, क्योंकि अब क्या कर रहा है, डॉटनेट आपके लिए कोड लिखेगा, आपको खाली उसे इंस्ट्रक्शन देनी है। तो पहली कमांड क्या है? ऐड माइग्रेशन। आप कह रहे हो माइग्रेशन करना शुरू कर, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो अब जो भी कोड आपने यहाँ पे लिखा है मॉडल वॉडल, उसको बनाएगा वो SQL सर्वर में। तो आप कह रहे हो ऐड माइग्रेशन। पहली कमांड का नाम क्या है? दो कमांड अभी इंपॉर्टेंट है, दो कमांड इंपॉर्टेंट है, खाली एक कमांड का नाम है ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन का नेम दे देना है। ये क्या करेगी? इट विल क्रिएट माइग्रेशन बेस्ड ऑन योर सेटिंग। ये अपना कोड वोड क्रिएट, ऑल द रिक्वायर्ड कोड। इस कमांड को जैसे ही चलाओगे वो अपना कोड वोड लिख के तैयार हो जाएगी। और बी, दूसरे में क्या करना है? दूसरी कमांड क्या है? अपडेट डाटाबेस। ये क्या करेगा? इट विल रन द लेटेस्ट माइग्रेशन। लेटेस्ट माइग्रेशन जो भी होगी उसे रन कर देगा। तो दो ही कमांड है, यहाँ पे ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम कुछ दे दो, तो ये क्या करेगा? एक अपने आप से कोड वोड लिख के तैयार कर देगा कि मैं तैयार हूं डाटाबेस में डालने के लिए। और अपडेट डाटाबेस करोगे तो उस कोड को रन कर देगा। चलो चला के देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा मैंने ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हम पहली बार बना रहे हैं तो इसका नाम दे देते हैं इनिशियल माइग्रेशन। क्लिक एंटर कर दो। कुछ भी नाम दे सकते हो, तो नाम होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनिशियल माइग्रेशन की सबसे पहली बार अभी हम बना रहे हैं। तो ये देखो, बिल्ड करना स्टार्ट किया, बिल्ड सक्सीड हो गया प्रोजेक्ट। अब ये कोड लिखना शुरू किया, लिख दिया इसने कोड। कह रहा है मैंने कोड लिख दिया है। कहाँ पे चेक मिलेगा आपको? ये देखो, इसने माइग्रेशन नाम का फोल्डर बनाया, ओपन करो, और यहाँ पे इसने कोड लिख दिया अपना। चेक करते हैं क्या कोड लिखा है। ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट मॉडल, यहां से उठाओ, ये चेक करोगे क्या कोड लिखा है। इसको डबल क्लिक करो, इसको भी नीचे कर दो। इसने ये कोड लिखा है, अपने आप लिखा है, मैंने नहीं बोला, ये डॉटनेट ने अपने आप कोड लिखा है। लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो देखो क्या कर रहा है ये, एक एक प्रॉपर्टी उठा रहा है। आईडी प्रॉपर्टी, सिटी प्रॉपर्टी, कंट्री प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट नेम, जो जो प्रॉपर्टी आपने मॉडल में बनाई है अपने, जो जो प्रॉपर्टी इस मॉडल में बनाई है, इन सब प्रॉपर्टी को इसने उठाया और टेबल, कह रहा है एक टेबल बनाऊंगा मैं इंप्लॉइज नाम की। क्यों बोल रहा है इंप्लॉइज नाम की, किसी और का नाम की क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि आपने ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में कहा था मेरी टेबल का नाम इंप्लॉइज होगा, इसीलिए इसने बोला मैं इंप्लॉइज नाम की प्रॉपर्टी उठाऊंगा। अब देखो यहाँ पे, देखो आईडी को ये बोल रहा है कि भाई इसको मैं आइडेंटिटी कॉलम बनाऊंगा, आईडी को। और ये भी बोल रहा है कि मेरी जो प्राइमरी की बनेगी वो आईडी बनेगी। ये इसकी लैंग्वेज है, ये कोड आपको समझना नहीं है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क की लैंग्वेज है। बस एक बार देख लो कि भाई कैसे बना रहा है वो। आपको इसमें कोई कुछ नहीं करना, ये तो वो बनाएगा। बस ये मैं दिखा रहा हूं कि वो कैसे बना रहा है। अब पहली कमांड खत्म, तो इसने कोड वोड बना के रख लिया। लेकिन अगर अभी मैं चेक करूंगा ना, डाटाबेस कनेक्ट करते हैं, तो अभी कुछ इसने डाटाबेस में भेजा नहीं, कुछ सेव नहीं हुआ होगा अभी।
मैंने कहा था कनेक्शन स्ट्रिंग में कि मेरे डाटाबेस का नाम IT एक्सपर्ट सारा लिखियो। अभी तो देखो कोई डाटाबेस आया ही नहीं, अभी तो कोई भी डाटाबेस नहीं है यूजर वाला। रिफ्रेश कर देता हूँ, कोई डाटाबेस नहीं है। पर अब जादू देखो, अब जादू मिलेगा देखने को आपको। दोबारा से पैकेज मैनेजर कंसोल खोलूंगा, अब कमांड चलाऊंगा दूसरी वाली, अपडेट डाटाबेस। अब कह रहा हूं कि जो भी तूने कमांड बनाई है ना, उसको जाके डाटाबेस में अपडेट कर दे। जैसे ही एंटर करूंगा, अपडेट करना शुरू करेगा। बढ़ता गया, कुछ लिखा, कर दिया अपडेट। अब जाता हूं डाटाबेस में, चेक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, और जादू दिखेगा आपको, बन गया डाटाबेस। IT एक्सपर्ट सारा नाम क्यों लिखा इसने? क्योंकि हमने ही बताया था इसे कि क्या नाम देना है। हमने यहाँ पे बताया था कि भाई मेरे डाटाबेस का नाम IT एक्सपर्ट सारा दियो, तो इसने IT एक्सपर्ट सारा डाटाबेस का नाम दे दिया। और हम टेबल में जाके देखो, एक टेबल भी बना दी, db.employees। क्यों बनाई? क्योंकि हमने ही बोला था एम्प्लॉइज नाम की टेबल बनेगी, उसमें कॉलम, जो जो मॉडल के कॉलम है, मॉडल का नाम था, वो सारे कॉलम बना दिए इसने। पहले वाले को हमने कहा था की बनाइए, तो उसने पहले वाले को प्राइमरी की भी बना दिया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर है, राइट? बहुत सिंपल स्टेप है। अब इसे चला के देखते हैं, क्या टेबल में उसने कोई डाटा भी डाला? dbo.employees, इसे चला के देखते हैं कि भाई स्ट्रक्चर तो डाल दिया पर कोई डाटा नहीं डाला तूने। पर ये तो गलत बात है ना। अगर कंपनी कोई आती है तो ये थोड़ा ना होगा कि उसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं होगा। तो मान लो मुझे कुछ डाटा भी डालना है, कि कंपनी ने कहा ठीक है आपने स्ट्रक्चर बना दिया, आप कुछ डाटा डालो मेरे लिए। तो डॉटनेट ने कहा कोई बात नहीं, डाटा डालना होगा तो आप कुछ डिफॉल्ट डाटा डालना हो आपको। डिफॉल्ट मतलब वैसे तो यूआई से डाटा डालोगे, यूआई बनेगा, वहां पे क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करोगे। लेकिन मान लो 10 एम्प्लॉय अपने आप से डालने हैं कुछ डिफॉल्ट मुझे। तो उसने कहा डॉटनेट ने कि ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाओ, और जो भी डिफॉल्ट डाटा डालना है ना, उसके लिए मैं एक मेथड दे रहा हूं, उस मेथड में लिख दो। तो उसने ये मेथड दिया है, ये मेथड दिया उसने, ऑन मॉडल क्रिएटिंग, कि मॉडल जब क्रिएट हो रहा हो, जब ऑन मतलब जब ये माइग्रेशन, जब ये मॉडल क्रिएट कर रहा हो, तो ये डाटा भी डाल दियो मेरे भाई। ये डाटा मैंने लिखा है, ये कोड मैंने लिखा है। उसने तो खाली ये मेथड दिया था, डॉटनेट ने खाली ये मेथड दिया है। ओवरराइड कर रहा हूं देखो, डीबी कॉन्टेक्स्ट का ये मेथड है, इसको ओवरराइड कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि मेरे मॉडल बिल्डर में ना ये 3 एम्प्लॉय डाल दे अपने आप से। जैसा काम मैं वहां पे कर रहा था, देखो यहाँ पे अगर रिपोजिटरी वाला दिखाऊं आपको, कहाँ गया रिपोजिटरी वाला? ये रहा। रिपोजिटरी में भी तो मैं ये डाटा डाल रहा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डाल रहा था। तो इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट यहाँ पे तू क्या कर, इस मेथड के अंदर जो जो डालनी है ना वो डिफॉल्ट वैल्यू दे दे। तो मैंने कहा 3 वैल्यू डाल दियो। पहली की ID 1 होगी, दूसरे की 2, तीसरे की 3, ये तीनों नाम होंगे, ये सिटी, ये कंट्री, ये सब होगा। अब ये मेथड मैंने लिख दिया। अब एंटी अब डाटाबेस को भी तो डालने के लिए बताना भी तो पड़ेगा कि भाई मैंने नया कुछ काम किया है। क्योंकि जो इस माइग्रेशन में इसने बनाया वो तो पुराना ही है, ये तो मैंने अभी अभी लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, एक नई माइग्रेशन बनाऊंगा। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं एक और माइग्रेशन, अब मैंने कुछ कोड में चेंज किया है, एक और माइग्रेशन मैं बना रहा हूं। इसमें क्या काम किया है, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने जो भी काम करूंगा वो नाम दे दूंगा। तो मैं लिख देता हूं इनिशियल डाटा, इनिशियल डाटा क्रिएशन, कि मैंने इनिशियल डाटा क्रिएट किया है इस बार। एक माइग्रेशन और बना दी मैंने, बन गया अभी। हाँ बन गया। आप चेक करोगे यहाँ पे माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर, तो एक माइग्रेशन और आ गई होगी, इनिशियल डाटा क्रिएशन, देखो ये भी आ गई। डबल क्लिक करोगे, जिस माइग्रेशन में डबल क्लिक करोगे, तो देखो ये बता रहा है। तो इसने अपने लिए क्या कोड लिखा है,
ये जितना भी डाटा वाटा है इसे इंसर्ट, आपको ये कोड समझने की जरूरत नहीं है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क ने अपने आप लिखा है, लेकिन खाली पढ़ सकते हो, देख लो कि क्या लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर, इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू डाल दूंगा मैं, ये इसके अंदर डाल दूंगा, ये इसके अंदर डाल दूंगा, ये सब बता रहा है वो। लेकिन क्या इसने अभी डाली होगी? चेक करते हैं डाला है या नहीं डाला। अभी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि अभी तो खाली माइग्रेशन बनाई है ना। डालता कब है? जब अपडेट डाटाबेस लिखूंगा। तो अपडेट डाटाबेस किया, एंटर मार देता हूं। जैसे ही एंटर मारा, जादू, उसने इस कमांड को लेके गया, ये देखो सब काम कर रहा है, अब डाटाबेस में डाल दिया। चेक करता हूं अब डाला है नहीं डाला। आ गए, आ गया 3 रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस स्टेप से हमने डिफॉल्ट डाटा भी डाल लिया। क्या कर लिया हमने? डिफॉल्ट डाटा डाल लिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया, डिफॉल्ट डाटा भी डाल दिया। अब क्या करना है हमें? अब हमें फ्रंट एंड से डालना है। कैसे? कि भाई ये तो सही है, लेकिन अब यूजर जब रन करे, यूजर जब एप्लीकेशन रन करे, तो जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ था अभी तक वो लिस्ट से आ रहा था, अब डाटाबेस से ही आना चाहिए और डाटाबेस में ही जाना चाहिए। अभी जादू देखना, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा काम। ये देखो ये बना हुआ था, अभी ये लिस्ट से आ रहा है, बट मुझे लिस्ट से नहीं चाहिए, मुझे डाटाबेस से ही आना चाहिए, डाटाबेस से ही जाना चाहिए। तो बहुत सिंपल चीज है। क्या करना है आपको? आपने पहले सारा पैटर्न बना रखा है, रिपोजिटरी पैटर्न वैटर्न ये सब बना रखा है। रिपोजिटरी पैटर्न का फायदा ही यही होता है कि अब आपको बार बार सारा कोड नहीं लिखना। आप एक अपनी नई रिपोजिटरी बनाओ। बंद कर देते हैं, पहले ये रन हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे हैं? 7वां स्टेप क्या है? क्रिएट न्यू रिपोजिटरी क्लास। एक नई रिपोजिटरी क्लास बना रहे हैं टू परफॉर्म ऑपरेशन फ्रॉम सीक्वल सर्वर। सीक्वल सर्वर से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक नई क्लास बना रहे हैं। तो बनाते हैं भाई। ऐड किया, न्यू क्लास बनाई। इसका नाम क्या रखेंगे? उसका नाम क्या था देखो, पुरानी वाली का नाम था एम्प्लॉय रिपोजिटरी। तो ये भी काम तो आप एम्प्लॉय वाला ही करोगे, तो उसका नाम देते हैं सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ठीक है, इसका नाम क्या है? सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ऐड कर दिया। अच्छा, कह रहा है आपने पहले बनाया था ना, क्योंकि हमने पहले बना रखा था, ये देखो। कोई बात नहीं, इसी को यूज कर लेंगे, जो पहले बनाया था उसे ही यूज कर लेते हैं। उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे किससे? हाँ, कोई क्वेश्चन है दीपक? नहीं है। ठीक है, तो मैंने सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी नाम की क्लास बना ली, और जो भी आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी में मेथड थे मेरे, क्या मेथड थे? गेट ऑल एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय, ये सब। उन मेथड को बॉडी देनी है मुझे। पर बॉडी देने से पहले एक काम करना है मुझे, कि जिससे ये सारा काम डाटाबेस से हो अपने आप। एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे लिए सारा काम अपने आप कर देगा। मुझे बनाना है कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्या बोलना है कि भाई क्लास कौन सी उठाइयो? ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो मेरी क्लास है ना, इसको ही उठाइयो, क्योंकि इसके थ्रू ही मैं सारा काम करूंगा। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो हाँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, सही से बताओ। हेलो, हाँ बोलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे भी तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, अब आ रही है क्लियर? अब क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल फुल आ रहा है। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही?
अभी आने लगी है सर, बीच में रिफ्रेश हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब मेरा काम मकसद क्या है, मेरा यहाँ पे मकसद है कि अभी तक जो काम मैंने लिस्ट से किया था, अब वो सारा काम डाटाबेस से होना चाहिए। और कौन करेगा? एंटिटी फ्रेमवर्क कोर करेगा। हमें बस थोड़ा सा काम करना है। क्या करना था हमारा काम? पहला, सबसे पहले एक रिपोजिटरी बना दी। इंप्लॉय रिपोजिटरी की जगह सिक्वल इंप्लॉय रिपोजिटरी। मैंने कहा इंप्लॉय रिपोजिटरी में लिस्ट से काम हो रहा है, सिक्वल इंप्लॉय रिपोजिटरी में सिक्वल सर्वर से काम होगा। और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने जो भी ऐप डीबी कॉन्टेस्ट क्लास बनाई थी उसको ले लिया। मैंने कहा ऐप डीबी कॉन्टेस्ट, क्योंकि क्यों ऐप डीबी कॉन्टेस्ट? क्योंकि इसी के अंदर तो मेरा इंप्लॉयज नाम का प्रॉपर्टी है, इसी के थ्रू सारा काम करना है मुझे। तो मैंने ऐप डीबी कॉन्टेस्ट को कंस्ट्रक्टर में ले लिया और यहां पे लिख दिया। अब यहां पे देखो, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड ने हमें बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, उन्हीं मेथड को यूज करेंगे। और बहुत सिंपल मेथड है, कोई बड़े मेथड नहीं है। क्रिएट एम्प्लॉय के लिए क्या मेथड दे रखा है? दिस डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉयज डॉट क्रिएट। डॉट क्रिएट नाम का मेथड होना चाहिए, लेकिन क्रिएट नाम का मेथड दिख नहीं रहा। चलो पहले क्रिएट पे आते हैं, पहले गेट वाला करते हैं। गेट ऑल एम्प्लॉयज, दिस डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज। जो भी कह रहे, मैंने बोला भैया जो भी एम्प्लॉयज के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, कौन से एम्प्लॉयज के अंदर, क्योंकि ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है यही रिप्रेजेंट कर रही है हमारी टेबल को। ये देखो, इसका नाम भी एम्प्लॉयज है और जो हमारी टेबल बनी है उसका नाम भी एम्प्लॉयज है। तो फ्रंट एंड में जो जो काम आपको टेबल के साथ करना है, सी शार्प में इस एम्प्लॉयज के साथ करोगे। तो गेट में मुझे क्या करना है? डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज लेके आना है और डॉट टू लिस्ट में बना देना भैया। क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ना, तो क्या करना है? इसे कॉपी पेस्ट करके कह देना है कि भैया इसी वाले को रिटर्न कर दे। खत्म। इस एक लाइन से और इसे रिटर्न करा देना है, क्योंकि ये मेथड रिटर्न वाला है ना। इस एक लाइन से अब जो भी डाटा आपका आएगा, वो डाटा कहां से आएगा? डाटाबेस से आएगा, ना कि लिस्ट से आएगा। तो चलो चेक करते हैं कि डाटाबेस से आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये मेथड किसके हैं? ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के मेथड हैं, बहुत सिंपल सिंपल हैं। चारू, दीपक, अंजलि, देखते हैं डाटाबेस में यही पड़ा हुआ है। नहीं, यहाँ पे तो उल्टा पड़ा है, दीपक, अंजलि, अमन पड़ा है। तो मतलब अभी भी डाटा जो है वो डाटाबेस से नहीं आ रहा, लिस्ट से ही उठ के आ रहा है। तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम डॉट सी एस में जाओ। जब मैं सिक्वल, देखो यहाँ पे बोल रहा हूँ, टेल एमवीसी टू क्रिएट एम्प्लॉय रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। तो यहाँ पे अब बता देना है कि अब सिक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाइयो, ना कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी का। तो इसको क्या करते हैं, इसे ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, कमेंट कर देता हूं। अब मैं बोल रहा हूं खाली भाई, जो तू पहले वाली रिपोजिटरी यूज कर रहा था, लिस्ट वाली, अब तू सिक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी यूज कर। और अब जैसे ही मैं रन करूंगा, डाटा उठ के आएगा डाटाबेस से। ये चीज मैं कल दोबारा बताऊंगा, जो आज पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कल दोबारा पढ़ाऊंगा। आज एक फ्लो में समझ लो बस। अब देखो, दीपक, अंजलि, अमन, ये सारा डाटा कहां से आ रहा है? डाटाबेस से।
क्लियर? हमने एक ही लाइन लिखी सिर्फ कि भाई अब जो डाटा उठ के आइयो तू इस क्लास से मत लइयो, तू सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी से लइयो। तो सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी में गेट ऑल एम्प्लॉयज में मैंने लिख दिया कि जो भी एम्प्लॉयज में डाटा पड़ा हुआ है इसमें वो उठा के लेके आ जा। तो इससे हमने देखा कि यूआई पे हमारा डाटा आ गया। उसी तरीके से सारे काम हम करेंगे। अब गेट एम्प्लॉय करना है, एक सिंगल एम्प्लॉय लेना है, तो उसके लिए क्या है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क के मेथड है, बहुत सिंपल है। अगर आप सिर्फ इन्हें देखो क्या लिखना है, दिस डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज, यहां से शुरू होगा, डॉट सेलेक्ट ये वही वाला है, लिंक क्यू का थोड़ा सा है, वैल्यू डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। कुछ मैंने नया काम नहीं किया, तो इसे एम्प्लॉय में बना देना। कुछ मैंने नया काम नहीं किया यहाँ पे, का तुम्हें सो लग रहा होगा कि भाई ये क्या लिख दिया, तो ये चीज वही है जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी में लिखी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट निकाल के ला रहा हूं आईडी टेंस टू आईडी से, और यही काम मैंने यहाँ पे कर दिया है इस सेलेक्ट से। सेलेक्ट का मतलब होता है वो डाटाबेस में उस एम्प्लॉय को रिटर्न कर जिसकी आईडी यहाँ पे दी हुई है। अब आते हैं क्रिएट डिलीट। सबसे पहले डिलीट में आते हैं। डिलीट का ये वाला मेथड उठाते हैं। इसमें क्या किया था वही काम करना है, बस अब जो काम करना है हमें अपने एंटिटी फ्रेमवर्क से करना है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, ये कल दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है। पर ये खाली एंटिटी फ्रेमवर्क के मेथड लिख रहा हूं मैं। दिस डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है, जहां पे एम्प्लॉय टेंस टू एम्प्लॉय डॉट आईडी इक्वल टू जो भी आईडी भेज रहे हैं उसके बराबर, उसे रिमूव कर दो। अब रिमूव करने के बाद कुछ एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या है भैया, एम्प्लॉय डॉट रिमूव। अच्छा, कह रहा है कि ऐसे नहीं कर सकते भैया, पहले आप क्या करो, जैसे एम्प्लॉय रिपोजिटरी में लिखा था ना सेम वही कह रहा है, पहले ये करो, पहले वो एम्प्लॉय निकालो और फिर डिलीट करो। तो वही पहला निकालने के लिए वही वाला काम करना है, एम्प्लॉय से तो निकालना नहीं है, अब हमें इससे निकालना है। तो इससे हमने पहला एम्प्लॉय निकाला और उसी एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया। ये भी काम खत्म। बट सीक्वल सर्वर में डिलीट करने का मतलब सिर्फ डिलीट नहीं हो जाता, उसके बाद बताना भी होता है कि डिलीट कर दिया, आप सेव कर दे। तो क्या करना होता है, एम्प्लॉय डॉट सेव चेंजेस, ओ सॉरी, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ये लाइन जब लिखेंगे तभी वो मानता है कि डाटाबेस का कोई ऑपरेशन, अगर डाटाबेस से कुछ लेना है, जैसे गेट ऑल एम्प्लॉय को मुझे डाटाबेस से लेना था, गेट ऑल एम्प्लॉय बाय आईडी को मुझे डाटाबेस से लेना था, लेना है तो ठीक है। अगर डाटाबेस से लेना है तो कोई भी सेव चेंजेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन डाटाबेस में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट का मतलब मैं डिलीट डाटाबेस की टेबल में कर रहा हूं, तो उसके बाद सेव चेंजेस लिखना जरूरी है। कमिट द चेंजेस इन द डाटाबेस। ठीक है, क्या किया मैंने, पहला एम्प्लॉय निकाला और उसी एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया। अब बचा है हमारा क्रिएट और एडिट, बस। अब क्रिएट को कर देखते हैं। क्रिएट के लिए बहुत सिंपल कमांड थी, लेकिन इस डॉट, क्योंकि हर फ्रेमवर्क में सारे कुछ ना कुछ ये चेंज करते रहते हैं। ऐड, इसके लिए है ऐड, इस एम्प्लॉय को ऐड करो। अब क्योंकि ऐड करेंगे वो भी डाटाबेस में कुछ ना कुछ चेंज करेगा,
तो जो जो डाटाबेस में कुछ ना कुछ चेंज करेगा उसके आगे सेव चेंजेस लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करना है, लास्ट वाला बचा है एडिट करना है। एडिट में भी डाटाबेस में कुछ ना कुछ चेंज सर करेगा, एम्प्लॉय तो की यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत है इसीलिए तो नहीं हो रहा कहीं। क्या कह रहे हो? आप पूछो, दोबारा ये क्वेश्चन ऐड पूछो। किया अपन ने इसमें, यस, ऐड किया अपन ने उसमें, एम्प्लॉय की स्पेलिंग की वजह से तो नहीं हो रहा। हाँ, इसमें लिंक क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसने डायरेक्ट मेथड दे दिया। ये डिपेंड करता है कि इसने, देखो ये एम्प्लॉयज क्लास जो है ना, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट से आई है, तो डिपेंड करता है कि इसने मेथड कौन कौन से दे रखे हैं। तो ऐड नाम का इसने मेथड दे रखा है, और पढ़ो इस मेथड को क्या कह रहा है कि इसमें आप जो भी इंप्लॉय डालोगे उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो इसने डायरेक्ट ही इंप्लॉय दे रखा है ऐड का, लेकिन जो डायरेक्ट दिया उसे हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए देखो रिमूव पे डालता हूं, तो रिमूव के लिए इसने क्या दिया हुआ है, रिमूव का मेथड में कह रहा है मुझे इंप्लॉय दे, जिसको रिमूव करूंगा उस इंप्लॉय को पूरा का पूरी एंटिटी दे। अब यहाँ पे तो आईडी आ रहा है, इंप्लॉय तो आ नहीं रहा, तो इसके लिए मुझे लिंक क्यू यूज करके वो उस एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा जिसकी आईडी मैच कर रही है। क्लियर? क्लियर है। यहाँ पे लिंक क्यू इसलिए यूज किया क्योंकि भाई यहाँ पे तो हमने आईडी पास की थी ना, अगर यहाँ पे सीधा इंप्लॉय होता तो सीधा यहाँ पे भी रिमूव कर लेता, लेकिन वहां पे था ही नहीं, तो इसलिए मुझे निकालनी पड़ा। और तो ऐड वाला काम भी हो गया, अब क्या बचा है हमारा, एडिट वाला बचा है। एडिट में भी पूरा का पूरा इंप्लॉय मिल रहा है मुझे, तो कोई ना कोई मेथड इसने दिया होगा। ऐड अपडेट होना चाहिए, अपडेट में क्या दे रहा है, एंटिटी ले रहा है, तो ये भी मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही कर देगा। कल ये दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल मेथड है, अगर तुमने पुरानी क्लास वाला समझा होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। काम खत्म। देखा, जब वो पढ़ रहे थे तो कितने 2 क्लास लगी थी खत्म होने में, लेकिन क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर आगे का पूरा सेम रहेगा, सिर्फ रिपोजिटरी में चेंज करके नया का नया पूरा तैयार। अब कुछ नहीं करना मुझे, बंद करके अब रन करूंगा, सारा काम डाटाबेस से होगा। अब देखो बंद करके रन करता हूँ, सारा काम अब जो भी होगा ना डाटाबेस से होगा। नया ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सब करेंगे। तो एंटिटी फ्रेमवर्क ने समझ लो इतनी आसान जिंदगी कर दी, कोई कोड आपको लिखना ही नहीं पड़ा। दीपक अंजलि अमन, दीपक अंजलि अमन, डाटाबेस से आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है राइट? यस। ठीक है, अब एक क्रिएट न्यू करते हैं, आईडी देते हैं 4, नेम देते हैं राजेश, डिपार्टमेंट आईटी, सिटी कानपुर, कंट्री इंडिया, सैलरी 50,000। एड पे क्लिक किया, क्रिएट, एड पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ हमारा। चेक करते हैं, फिर डिबग करके देखते हैं क्यों नहीं हुआ भाई। कुछ नहीं हो रहा क्रिएट पे, जो कि कहीं जा ही नहीं रहा। एक काम करेंगे, बंद करेंगे, अपना क्रिएट वाला कंट्रोलर खोलेंगे और डिबग करके देखेंगे। क्रिएट पे जब क्लिक करते हैं तो क्रिएट का पोस्ट वाला मेथड कॉल होता है, तो क्रिएट का पोस्ट वाला मेथड ये रहा। चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा क्रिएट। ओके, अब करेंगे रन, एटलीस्ट गेट वाला कॉल हो रहा है, मतलब डाटा आ रहा है बिहाइंड द सीन। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4, राजेश, डिपार्टमेंट आईटी, सिटी कानपुर, इंडिया, 50,000। क्रिएट पे क्लिक किया, हमारा गया, क्रिएट एम्प्लॉय नाम का मेथड कॉल हुआ, F11 पे गए, हमारा वाला मेथड पे आ गए, एम्प्लॉय में देखें क्या क्या वैल्यू आ रही है, कानपुर इंडिया आईटी 4, राजेश 5,000 आ रहा है, बहुत सही।
एम्प्लॉयज में ऐड हो गया। अब सेव चेंजेस किया हमने तो एरर दे दी इसने। कह रहा है एन एरर अकर्ड व्हाइल सेविंग द एंटिटी, सेव द इनर एक्सेप्शन। मुझे जहां मुझे पता लग रहा है क्यों एरर आ रही है। कह रहा है भाई जो देखो, ये देखो एरर क्यों आ रही है, पढ़ पढ़ के समझ गया ना। कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम इन टेबल एम्प्लॉय व्हेन आइडेंटिटी इंसर्ट इज सेट टू ऑफ। कह रहा है भाई आईडी की वैल्यू क्यों भेज रहे हो? आईडी तो तुम्हारा यहाँ पे जो टेबल में है, आइडेंटिटी बना रखा है आपने। आइडेंटिटी क्या होता है? जो अपने आप वैल्यू इंसर्ट कर देता है। कह रहा है इसकी वैल्यू भेजो मत, ये तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। एक्चुअली में हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं कराना, हम अपने आप भेजेंगे। तो उसके लिए क्या करो, इस टेबल को जाओ, एडिट करो, डिजाइन में जाओ। अभी क्या है, ये आइडेंटिटी है, सेलेक्ट करो। इसे कह दो भाई मुझे आइडेंटिटी वाइडेंटिटी नहीं बनाना। नीचे आएगा यहाँ पे आइडेंटिटी का। नेम कॉलम ये रहा। हम कहते हैं नहीं भाई आइडेंटिटी वगैरह मत बना, अपने आप ही वैल्यू डालने दे हमें। नो कर दिया मैंने, होपफुली सेव हो जाए। करने नहीं दे रहा। ठीक है, एक्चुअली इसका जो सही तरीका है वो क्या है कि आईडी कॉलम कभी भी हम फ्रंट एंड से नहीं भेजते। आईडी कॉलम इसे ऑटोमेटिकली जनरेट करने देते हैं हम, क्योंकि आईडी तो किसी की भी क्या भी नॉर्मली होती है ना, कि आईडी कोई ये थोड़ा ना था इसकी आईडी ये है। आईडी तो ऑटोमेटिकली होती है। जैसे एक एम्प्लॉय लिया तो उसकी आईडी एक 100 होगी, दूसरे की 101, तीसरे की 102, चौथे की 103, वो अपने आप ही बैकएंड में जनरेट होती है। तो जो इसका सही तरीका है वो ये है कि मैं आईडी की वैल्यू ना भेजूं। अब यूआई पे तो वो ले रहा है आईडी, तो ना भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से जनरेट, क्योंकि पहले क्या था, पहले मैंने बताया नहीं था कि ये की है। अगर मैंने बता दिया होता ये की है और फिर व्यू बनाया होता तो वो आईडी को दिखाता ना। लेकिन मैंने पहले बताया नहीं था, मैंने अब बनाया बताया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से व्यू जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट वाला। तो मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ। पहले क्योंकि वो की मैंने बताया नहीं था, इसलिए उसने आईडी को भी डाल दिया। लेकिन इस बार हमने की बता रखा है तो वो आईडी को दिखाएगा ही नहीं। क्रिएट, हमारे मॉडल का नाम क्या है, ना ना यहाँ पे क्रिएट वाला सेलेक्ट करो। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, एम्प्लॉय है। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट है। ऐड कर देते हैं। कह रहा है ऑलरेडी क्रिएट हो की फाइल है भाई, क्या रिप्लेस करना है? मैं कह रहा हूँ हाँ रिप्लेस कर, हमारा नए तरीके से बना, उसमें आईडी की वैल्यू मत दियो। बिल्ड कर रहा है, अब वो नहीं बना रहा होगा, क्योंकि मैंने अब इसे आईडी को बता दिया है कि ये की है, तो अब वो आईडी की वैल्यू मुझसे पूछेगा ही नहीं। दिखाता हूँ, व्यू में जाऊंगा, क्रिएट पे क्लिक करूंगा। अब देखो सीधा नेम से आ रहा है, आईडी नहीं आ रही। पहले आईडी भी आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया आईडी की है, और जो की का मतलब वो आइडेंटिटी होगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तुम आगे से वैल्यू नहीं दे सकते। वरना कल को क्या हुआ, एक एम्प्लॉय आया, उसकी भी आईडी आपने सेम दे दी, दूसरे की भी सेम दे दी, पीछे जाके फट जाएगा कि दो एम्प्लॉय की सेम आईडी हो नहीं सकती। अब क्रिएट करूंगा तो खाली नाम आ रहा है, राजेश आईटी कानपुर इंडिया 50,000। क्रिएट पे क्लिक किया। अब कोड मस्त चलना चाहिए। डिबग कर लेते हैं, F11 ये आया, सेव चेंजेस हो गया, और हमारा ये डाटा आ गया राजेश। अपने आप ही उसने आईडी जनरेट कर दी। डाटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। तो डाटाबेस में भी, क्योंकि डाटाबेस से कनेक्टेड है, तो डाटाबेस में भी सेव हो गया। क्लियर कि पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आइडेंटिटी कॉलम का मतलब होता है ऑटोमेटिकली अपने आप वैल्यू जनरेट करेगा।
लेकिन हम आगे फ्रंट एंड से भेज रहे थे, तो ये गड़बड़ थी। क्लियर? और अब डाटाबेस सेव हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? यस क्लियर। अब यही बात किस में आएगी? एडिट में। एडिट में भी देखो एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? अनेबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप IT एक्सपर्ट सारा मॉडल डॉट एम्प्लॉय। ओके, कोई बात नहीं, इसको भी डिबग करते हैं। जहां जहां पे एरर आएगी उसे डिबग करेंगे। पहले तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है? चलो पहले इस काम से पहले क्या करना है? अच्छा, वही ना। अब हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो अब इसको क्या पता लिंक्यू को कि भाई एक ही वैल्यू है या बहुत सारी वैल्यू है। अब देखो इसमें और उसमें डिफरेंस देखो, जो हमने वहां पे लिखा हुआ है वहां पे हम हमेशा फर्स्ट लेते हैं। तो जब फर्स्ट लेते हैं तो चाहे हजारों वैल्यू हो, पहली वैल्यू पहला जहां पे भी मैच करेगा वो रिटर्न कर देगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? हमने कहा फर्स्ट नहीं, जितनी सेलेक्ट कर ले। तो लिंक्यू को थोड़ा ना पता है डाटाबेस में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, हमें पता है कि एक ही पड़ी है। बट लिंक्यू कह रहा है सेलेक्ट लिखा है तो मल्टीपल भी तो हो सकती हैं, तो तुम एक सिंगल में कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? तो कहने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट लिखना है हमें। अब रन करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। इस सेलेक्ट में क्यों नहीं चला? क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई सेलेक्ट का मतलब मेरी टेबल में से सेलेक्ट करो, मल्टीपल भी तो हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट का मतलब है चाहे मल्टीपल हो, पहले ही वैल्यू देनी है। अब नहीं फटेगा। आ गई। लेकिन गड़बड़ वही है, यहाँ पे भी आईडी आ रहा है। फिर वो एरर देगा, कहेगा तुम आईडी जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो, और जबकि आईडी तो आइडेंटिटी कॉलम है। तो क्या करना है? हमें दोबारा से व्यू जनरेट करना है, एडिट वाला भी। व्यू जनरेट करने के लिए कंट्रोलर में गए, क्रिएट एडिट वाले में गए, किया राइट क्लिक, ऐड व्यू किया। ये सब आपको आता ही है ऑलरेडी। अपना सेलेक्ट कर लिया टेम्पलेट, एडिट सेलेक्ट कर लिया, मॉडल क्लास एम्प्लॉय कर ली, ऐड कर दिया। कह रहा है सेम नाम से एग्जिस्ट करती है। कोई बात नहीं, करती हो ना करती हो हमें लेना देना नहीं है। तू क्रिएट कर, तो दूसरे रिप्लेस कर देगा, नई क्लास बन जाएगी। रन कर देते हैं। अब एडिट भी मस्त चलेगा। जिसको डाला है उसी को एडिट करते हैं, राजेश की जगह राम कर दूंगा। खुल गया, एडिट किया, हट चला गया आईडी, राजेश की जगह राम कर दिया, सेव किया, राम बन गया। डाटाबेस में चेक करूंगा, राजेश की जगह डाटाबेस में भी राम बन गया। अब क्या करूंगा? डिटेल्स चेक करूंगा, किसी दूसरे की करता हूं, अमन की करता हूं। अमन की ये डिटेल्स हैं। इसमें आईडी रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिट तो कर ही नहीं सकते। तो बैक टू लिस्ट, डिलीट करता हूँ। इस पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, पूछेगा भाई डिलीट कर दूं ना, मैं कह रहा हूँ हाँ कर दे। डिलीट हो गया। क्या डाटाबेस में भी हुआ होगा? हाँ, जाहिर सी बात है डाटाबेस में भी हुआ होगा। तो यहाँ पे भी 3 बचे। तो अब हमने क्या कर लिया? सारा ऑपरेशन जो हम फ्रंट एंड से कर रहे थे, अब ये सारा ऑपरेशन हमारा डाटाबेस से हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? इसमें क्लियर है डाउट सर। आया होगा, डाउट आ सकता है, क्योंकि कुछ डीबी कॉन्टेक्स्ट की चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। पर ये सिंटैक्स है खाली, बहुत आसान, सबसे आसान सिंटैक्स होता है सीक्वल सर्वर इसका, एंटिटी फ्रेमवर्क का। देखो कुछ भी नहीं कर रहे हम, इतना तो हमें मिल ही गया। हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्टर में वो डीबी कॉन्टेक्स्ट ले लिया जो हमने बनाया था। अब उसकी इंप्लॉइज नाम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने ही बनाई थी। ऐड में ऐड कर दो, सेव चेंज कर दो। सेव चेंज कब करना है? जब डाटाबेस में कोई चेंज करोगे, जब डाटाबेस से कुछ लोगे, गेट वेट करोगे, तो सेव चेंजेस नहीं करना, वो तो आप ले रहे हो ना। जब देते हो कहीं सेव करते हो तो सेव चेंजेस और हो गया हमारा काम। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब इसकी वीडियो डाल दूंगा, तो इसे प्रैक्टिस करना। तो कम से कम 10-10 क्लास बना के करो। और अब सारा गेम आपके ऊपर है, जितने इंटरव्यू दोगे उतना आपका
सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। बट मुझे पता है आपकी मतलब टाइम शादी का टाइम है, तो इतना ज्यादा आप फोकस नहीं कर पाओगे। हाँ सर, दोनों क्लास की डाल देना, पहले वाली और ये वाली दोनों। हाँ हाँ, दोनों डाल दूंगा। तो कोशिश करना जितना पढ़ सको। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि अब शादी की तैयारियां वगैरह भी चल रही होंगी, तो कोई नहीं, जितना भी टाइम मिले, लेकिन अब ये है कि कर देते रहो इंटरव्यू। यस सर। ठीक है। ऑल राइट यार, चलो मिलते हैं। मैं अभी डाल रहा हूँ, दोनों डाल दूंगा अभी। ठीक है। ऑल राइट यार, चलो फिर, बाय बाय। यस, एक्चुअली थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है थोड़ा सा। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि ये टाइम ऐसा है, बट कोई बात नहीं। मतलब जितना कर सकते हो